तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उसको सोल्यूशन करते हुए अच्छा से उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज का 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 11 से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? ऑप्शन ए में है उल्टा एवं आवर्धित, बी में है सीधा एवं छोटा, सी में सीधा एवं आवर्धित कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? समझिए। सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो आभासी, आभासी, आभासी या काल्पनिक। क्या होता है? आभासी या काल्पनिक होता है। और लेकिन आभासी और काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? तो यह सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी या काल्पनिक आपको पूछेगा तो कैसा होता है? प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में हमेशा छोटा होता है। किससे किससे? तो वस्तु से क्या होता है? इसका प्रतिबिंब छोटा होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा एवं छोटा। क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? निम्न में दर्पण सूत्र कौन है? ऑप्शन ए में है आपका क्या? 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। डी में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो लेंस सूत्र क्या होता है दोस्त? हम लोग पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? दर्पण सूत्र पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में क्या अंतर है? तो लेंस में माइनस यहाँ पे हो जाता है और दर्पण सूत्र में यहाँ पे क्या होता है? तो प्लस होता है। तो केवल साइन का अंतर है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दर्पण सूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। क्या है? डी राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा क्या? 13 नंबर क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में है उल्टा, सीधा, ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग जस्ट समझे हैं कि आभासी प्रतिबिंब को किस नाम से भी जानते हैं? तो आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक भी कहते हैं। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? तो हमेशा सीधा होता है। आभासी और काल्पनिक कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किसका? तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या दोस्त? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है जो दोस्त? तो पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। क्या होता है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछेगा तो दोस्त, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ए क्या होगा? राइट होगा, उत्तल दर्पण। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है। क्या? ए बराबर r/2। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? तो r से। तो r का वैल्यू कितना दिया है? 32। तो 32/2 होगा तो 2 से कितना बार में कटेगा? 32 16 बार में। तो किस में आएगा? तो प्लस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या?
प्लस 16 सेंटीमीटर। कितना? तो प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस की इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्त? तो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक शीशा कहते हैं। किसको? तो उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस। क्या? तो मैग्नीफाइंग ग्लास इसको कहते हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है। ऑप्शन ए में थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन ए में थायरॉक्सिन हार्मोन, बी में क्या? एस्ट्रोजन, और सी में टेस्टोस्टेरोन की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नियंत्रित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए में ब्लास्टूला, अंग निर्माण, परिपक्व भ्रूण की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लास्टूला। जो सुरक्षित गर्भपात भ्रूण होता है वह किस अवस्था में होता है दोस्त? तो ब्लास्टूला की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? पार्क, जल जीवाश्म, फुलवारे की इनमें से सभी। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कि मतलब जिसे मानव उसको उत्पन्न कर सकता है, मानव उसको बना सकता है, ह्यूमन द्वारा वह निर्मित हो सकता है। तो पार्क को भी हम लोग लगा सकते हैं, पेड़ पौधे अधिक लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर और घास वगैरह लगाकर पार्क भी बना सकते हैं, जल जीवशाला भी बना सकते हैं और फुलवारी भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा आज के क्लास का। तो चलिए स्टडी करते हैं। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? अपघटन मीन्स क्या होता है? तो उसको सड़ने गलने, पूरा अच्छे से सड़ गल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो सूखे पत्ते, भोजन, मृत जीवी की प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक होता है दोस्त वह क्या होता है? तो पर्यावरण में अपघटन जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए क्या किया था सरकार ने? प्लास्टिक पर बैन कर दिए थे, यानी कि रोक लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।